Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 4 that is rotational and circular motion. बच्चों आज की वीडियो का टॉपिक है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये जो टॉपिक है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का और एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं और इसके अलावा एमसीक्यूज भी आ जाते हैं पेपर में। तो जैसा कि हमारे टॉपिक का नेम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपने एक्सेलरेशन को वैसे पढ़ रखा है, लीनियर एक्सेलरेशन को, जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है वक्त के साथ साथ तो हम उसे क्या कहते हैं कि ये लीनियर एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर हमने पढ़ना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब है कि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम कहते हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो क्या आप बता सकते हैं कि वेलोसिटी के चेंज होने का क्या मतलब है, कि क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है? तो इस बात का जवाब ये है कि वेलोसिटी के चेंज होने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होना भी हो सकता है, उसके डायरेक्शन चेंज होना भी हो सकता है, और दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का चेंज होना भी उस वेलोसिटी का चेंज होना ही मुराद लिया जाता है। अब इससे पहले जो हमने एक्सेलरेशन पढ़ रखी है जिसे मैं लीनियर एक्सेलरेशन का नाम दे रही हूँ, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी में उसके मैग्नीट्यूड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की वैल्यू चेंज होती है तब लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तब क्या होगा? तो तब भी क्योंकि वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है, बेशक उसकी मैग्नीट्यूड में नहीं आ रहा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन क्योंकि चेंज आ रहा है इसलिए एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और वो जो एक्सेलरेशन होगा उससे हम कहेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज आपको एक नया कंसेप्ट पता चल गया कि जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो तो हम कहेंगे ये लीनियर एक्सेलरेशन है, और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो तो हम कहेंगे कि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है सेंट्रीपिटल, तो इसका मतलब होता है कि सेंट्रीपिटल वर्ड का मतलब है टूवर्ड्स द सेंटर, यानी किसी भी चीज का सेंटर की तरफ झुकाव होना या उसका सेंटर सीकिंग होना, यानी सेंटर की तरफ चीजों को खींचना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब है ऐसी एक्सेलरेशन जिसकी डायरेक्शन जो होगी वो सेंटर की तरफ होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ होगी। अभी तक हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में दो बातें पता चल गई हैं। एक तो वो टूवर्ड द सेंटर होती है क्योंकि उसका नाम सेंट्रीपिटल है, और दूसरा ये है कि ये एक्सेलरेशन वो वाली एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसका मतलब ये है कि आज के लेक्चर में हम जिस भी ऑब्जेक्ट की सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही होगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा होगा। और मैग्नीट्यूड चेंज ना होने का क्या मतलब है कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है और स्पीड क्या है, स्पीड मैग्नीट्यूड है ना, तो मैग्नीट्यूड जो है वो सेम या कांस्टेंट स्पीड, हम कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड होगी क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले मैं डेफिनेशन को रीड कर देती हूँ, फिर इसी को मैं आपको अपने अल्फाज में समझा भी दूंगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट traveling with uniform speed in a circle is directed towards the center of the circle and is called as centripetal acceleration. Instantaneous acceleration यानी कि किसी भी लम्हे के ऊपर हम उस ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को चेक करें तो उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस, यानी किसी एक खास लम्हे खास मूवमेंट पे हम एक्सेलरेशन चेक कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो कि ट्रैवल कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड। मैंने आपको बताया ना कि वेलोसिटी का क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, और इन अ सर्कल, वो तो जाहिर सी बात है सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो सर्कल में है, इज डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि इसका नाम सेंट्रीपिटल है तो हमने पढ़ लिया इसका मतलब होता है टूवर्ड द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये इसकी डेफिनेशन है। इसके बाद हमारे पास इसका मैथमेटिकल फार्मूला आ जाता है जो कि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है, और वो है ए सी, यानी एक्सेलरेशन है, और ये सी जो है सेंट्रीपिटल के लिए है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। वी जो है वो वेलोसिटी है जिसके साथ ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, और आर जो है वो सर्कल का रेडियस है। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ दिस फार्मूला। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कंसीडर अ पार्टिकल, आप एक पार्टिकल कंसीडर कर लें विच इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है हमारे पास जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी कि एक सर्कल में मूव कर रहा है। उस सर्कल का रेडियस क्या है, वो है हमारे पास आर विद कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो सेम है। उसके बाद क्या है, द पार्टिकल इज एट टाइम टी आई, यानी कि इनिशियली, ये टी आई का मतलब इनिशियल टाइम, इनिशियली जो है पार्टिकल किसी भी पॉइंट ए पे था। अब हम साथ साथ इसे डायग्राम से भी देख लेते हैं।
अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास पॉइंट ए है, यानी कि हमने एक पार्टिकल कंसीडर किया है जो सर्कल में मूव कर रहा है और इस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है। और इनिशियली हमने ये कंसीडर किया है कि वो पार्टिकल इस पॉइंट ए के ऊपर है जब टाइम क्या है टी आई है, यानी इनिशियल टाइम है विद वेलोसिटी वी आई, और इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है वी आई। एंड आफ्टर सम टाइम एट टी एफ, यानी कि थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद जब फाइनल टाइम होता है जहां तक हमने अपनी मोशन को कंसीडर किया हुआ है, क्योंकि हमने सर्कल के हर पॉइंट पे इस मोशन को नहीं देखना, हम किसी दो पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं और उन दोनों के ऊपर ही हम अपनी मोशन को और अपनी सारी एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है निकालनी है इसको उस दो पॉइंट पे ही डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमने कहा है कि आफ्टर सम टाइम जब फाइनल हमारा टाइम आ जाता है, इट अप्रोचेज द पॉइंट बी, तो हमारे पास बी पॉइंट यहाँ पर है, यानी कि कुछ देर गुजरने के बाद वो बी को अप्रोच कर लेता है विद वेलोसिटी वी एफ, और अब ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, यानी इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो फाइनल वेलोसिटी होगी। अब उसके बाद हमारे पास एक कंडीशन है कि फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये मतलब है कि अभी हमने यहाँ पर बात की ना कि वो ऑब्जेक्ट क्या है कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कल में मूव कर रहा हो तो वो वाली जो उसकी मोशन होती है उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए ही एक कंडीशन है हमारे पास कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है या जो टोटल वेलोसिटी है, उन तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अभी हमने कह दिया ना कि उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। अभी हमने कहा ना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने का ये मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, फाइनल का मैग्नीट्यूड और जो है हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है आपस में। अब अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखें तो हमारे पास ये सर्कल है, ओ इसका सेंटर है सर्कल का, और ये आर आई जो है ये रेडियस है जो कि इनिशियल रेडियस है, यानी कि हमारी जो पहली पोजीशन थी पॉइंट ए, उसके ऊपर जो सर्कल का रेडियस है उसे हमने आर आई इनिशियल रेडियस का नाम दे दिया है, और जो पॉइंट बी के ऊपर रेडियस है उसे हमने आर एफ यानी कि फाइनल रेडियस का नाम दे दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये आर आई और आर एफ के दरमियान एक एंगल है जिसे हमने थीटा का नाम दिया है, इसको हम एंगल थीटा भी बोल सकते हैं इन दोनों के दरमियान। और उसके अलावा हमें पता है कि ये क्या है, ये हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्ट जब यहाँ तक गया तो उसने जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है डेल आर, जो कि हम लेते हैं आर एफ माइनस आर आई, वो डेल आर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट, यानी कि एक हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रही है साथ साथ लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी तो हो रही है। अगर हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को देखें तो वो हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? डेल आर के साथ। उसके अलावा ये मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पर इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी वो वी आई है, और बी पॉइंट के ऊपर उसकी क्या वेलोसिटी है? वी एफ है। और इसके अलावा हमने टेंजेंशियल वेलोसिटी का कंसेप्ट पहले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो ये इनिशियल और जो फाइनल वेलोसिटी है ये दोनों ऑब्जेक्ट की टेंजेंशियल वेलोसिटी भी हैं, क्योंकि ये टेंजेंट टू द सर्कल हैं दोनों। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, जैसे ये हमारे पास आर आई जो इनिशियल रेडियस है, ये फाइनल रेडियस है आर एफ, और इसके अलावा ये डेल आर जो है वो हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये तीनों मिलके ना ये एक ट्रायंगल बना रही हैं, और ये जो थीटा है ये इन दोनों साइड्स के दरमियान एंगल है। तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। इसी तरह की हम एक और ट्रायंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट और फाइनल वेलोसिटी, यानी कि हमारे पास जो ये इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है ये, और ये जो फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स को यूज करते हुए इन दोनों को हम अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे। और आपको पता है एक तीसरा वेक्टर आ जाएगा, जब हम हेड टू टेल रूल से एडिशन करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर भी आता है। जब दो वेक्टर्स आपस में ऐड होते हैं तो उनका कोई ना कोई जाहिर सी बात है रिजल्ट आएगा, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो वो हमारा एज अ तीसरा वेक्टर अपेयर हो जाता है। और अगर वो तीनों वेक्टर मिले, यानी इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर और उसके अलावा जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो अब जब वो वाली ट्रायंगल बन जाएगी, एक वो ट्रायंगल और उसके अलावा एक जो ये रेडियस से बन रही है ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपस में हमने कंपेयर करके कुछ अहम प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है और उनको हमने अपनी इस डेरिवेशन में यूज करना है। अब यहाँ पर अगर आप इस ट्रायंगल को गौर से देखें तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि हम वेलोसिटीज के वेक्टर को यूज करके भी ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर है और नीचे फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर है, और एक और वेक्टर है डेल वी, जिसकी टेल जो है वो हेड के साथ जुड़ी हुई है वी आई के, यानी इनिशियल वेलोसिटी के, और उसका जो हेड है वो वी एफ वेलोसिटी के वेक्टर के हेड के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर आप इस ट्रायंगल में गौर से देखें तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो डेल वी नहीं बन रहा, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी कंडीशन है कि उसका हेड किसी भी दूसरे वेक्टर के हेड के साथ जुड़ा हो और उसकी टेल जो है वो तीसरे वेक्टर की टेल के साथ जुड़ी हो। यानी जैसे अगर आप इस फाइनल वेलोसिटी वाले वेक्टर को देखें तो इसका हेड जो है वो इस डेल वी के वेक्टर के हेड के साथ जुड़ा है, और इसकी जो टेल है वो इनिशियल वेलोसिटी की टेल के साथ जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डेल वी है ये रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बन रहा। तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा बन रहा है?
वी एफ जो है वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है इस ट्राइंगल के अंदर। अगर वी एफ रिजल्टेंट वेक्टर है तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल क्या हम ये लिख सकते हैं ना कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस डेल वी, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर है सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस डेल वी। तो ये वही वाली कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। इसी ट्राइंगल को आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं कि अगर आप फाइनल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट इस तरह से ले रहे हैं जो यहाँ पर ये है, सेम ही डायरेक्शन में हमने बस इसे थोड़ा ऊपर करके ले लिया है। उसके बाद जो इनिशियल वेलोसिटी है इसको इसके साथ यहाँ पे जोड़ने के बजाय अगर हम इसके नीचे जोड़ना चाहें, यानी उसके हेड के साथ इनिशियल वेलोसिटी की टेल जोड़ना चाहें, तो हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं ना, वी आई की पहले वो इस तरफ है और यहाँ पर हम उसे क्या करें इस तरफ करके जोड़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी आई के साथ माइनस का सिंबल लगाना है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने अपने वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज किया है। और अगर हम इस तरह से करेंगे तो फिर हमारे पास डेल वी जो है वो इस तरह से ड्रॉ होगा। तो इस तरह ये वाली ट्रायंगल को भी आप यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों में फर्क ये है कि अगर इस तरह की अरेंजमेंट लेते हैं आप ट्रायंगल की, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कौन सा है, वो है वी एफ वाला वेक्टर, जो कि आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन रहा है, जिसे हमने यहाँ पर लिखा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस डेल वी। लेकिन अगर आप इस तरह की अरेंजमेंट लेते हैं तो इसमें जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वो डेल वी बन रहा है। वो किस तरह से, वो इस तरह से कि इसकी जो टेल है ना वो वी एफ के टेल के साथ जुड़ी हुई है और इसका जो हेड है वो वी आई माइनस वी आई जो है हमारा अपोजिट डायरेक्शन वाला वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी के लिए, उसके हेड के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो वेक्टर है ये हमारा इस ट्रायंगल का रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हुए इसके लिए इक्वेशन लिखना चाहें तो हमारी किस तरह से इक्वेशन बनेगी, डेल वी इज इक्वल टू वी एफ प्लस, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे माइनस वी आई, जो बाद में क्या हो जाएगा ब्रैकेट खोलेंगे तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू डेल वी। और अगर हम उसी में से वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू डेल वी में से इस तरह से वी एफ की वैल्यू निकालना चाहें तो वो भी इसी तरह से बन जाएगी वी आई और प्लस डेल वी। तो अगर आप इसकी इक्वेशन भी अपने पास खुद से रफ रजिस्टर पे लिख के देखेंगे तो आप लोग को ये समझ आ जाएगी कि ये वाली ट्रायंगल भी यही इक्वेशन दे रही है और ये वाली ट्रायंगल भी एंड में फाइनल रिजल्ट यही दे रही है। इसका मतलब है कि हम ये दोनों तरह के अरेंजमेंट ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको जो आसान लगे उसी तरह से आप अपनी ट्रायंगल ड्रॉ करके ये इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरह की ट्रायंगल्स हैं। एक वो ट्रायंगल है जो वेलोसिटी के वेक्टर और वेलोसिटी के कंपोनेंट को यूज करके बन रही है, चाहे हम ये वाली ले लें चाहे ये वाली ले लें। और एक वो ट्रायंगल है जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं जो कि रेडियस के वेक्टर के साथ बन रही है। तो एक रेडियस वाली भी हमारे पास ट्रायंगल बन गई है और एक हमारे पास वेलोसिटी वाली ट्रायंगल बन गई है। तो ये जो दो ट्रायंगल है ना, इनके दरमियान अब एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी, जिसको हमने अपनी डेरिवेशन के अंदर यूज करना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि कब हम दो ट्रायंगल्स को कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, मैं उनको रीड कर देती हूँ। सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए सबसे फर्स्ट पे है सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द साइज, यानी कि वो जो दो ट्रायंगल जिनको हम सिमिलर कह रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि उन दोनों की जो शेप है वो सेम हो, बेशक उनका साइज सेम ना हो। इसका ये मतलब है कि उनका साइज सेम हो भी सकता है और अगर नहीं भी होता तो भी चलेगा, बस शेप सेम होना ज़रूरी है। जैसे अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखें तो इनका आपस में साइज नहीं सेम, एक बड़ी है और एक छोटी है, लेकिन अगर आप शेप को देखें तो दोनों की शेप एग्जैक्टली सेम है। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि शेप का सेम होना ज़रूरी है, साइज के लिए ज़रूरी नहीं है। साइज सेम हो भी सकता है, अगर इसका साइज भी सेम होता है इसके तब भी ये सिमिलर होती, लेकिन अगर साइज सेम नहीं भी है तो अभी कोई बात नहीं, तब भी हम इनको सिमिलर कह सकते हैं अगर शेप सेम आ रही है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो इक्वल होंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं। जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारे पास और हमारे पास एक एंगल बन रहा है वी आई और वी एफ के दरमियान, जिसे हमने थीटा का नाम दिया है। और अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास एक वी एफ कंपोनेंट है और एक वी आई कंपोनेंट है, बेशक ये नेगेटिव का है। फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज कर लें थोड़ी देर के लिए कि ये भी पॉजिटिव कंपोनेंट है इनिशियल वेलोसिटी का और ये फाइनल वेलोसिटी का पॉजिटिव कंपोनेंट है। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है और जो इन दोनों के दरमियान इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के दरमियान एंगल है, वो दोनों जो एंगल्स हैं ये दोनों आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि ये भी इनिशियल और फाइनल के दरमियान है और ये भी इनिशियल और फाइनल के दरमियान है। लेकिन यहाँ पर इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि अगर इस ट्रायंगल में वी एफ और वी आई के दरमियान एंगल है तो यहाँ पर भी वी एफ और वी आई का होना जरूरी है, जरूरी नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वी नहीं है, अगर आर होता, यहाँ पे आर एफ होता और यहाँ पे आर आई होता तब भी, क्योंकि ये दोनों इनिशियल और फाइनल स्टेट्स है ना, बेशक वो रेडियस की ही हैं और ये क्या है वेलोसिटी की इनिशियल और फाइनल स्टेट है। तो यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान जो एंगल है और यहाँ पर भी इनिशियल और फाइनल स्टेट के दरमियान जो एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और इनके लिए क्या कंडीशन है हमारे पास
कि इक्वल कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होने चाहिए, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जितने भी कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपस में एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। अब जितने भी मैंने इसलिए कहा क्योंकि सिर्फ ये दो एंगल्स आपस में कोरेस्पॉन्डिंग नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो ये एंगल होगा वी आई और डेल वी के दरमियान, वो भी वी आई और डेल वी के दरमियान यहाँ पर ये जो एंगल है ये दोनों भी आपस में कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। इसी तरह से वी एफ और डेल वी के दरमियान जो एंगल है यहाँ पर, और यहाँ पर भी वी एफ और डेल वी के दरमियान जो एंगल है वो भी आपस में कोरेस्पॉन्डिंग होंगे। तो इन तीनों एंगल्स को आपस में एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। ये सिमिलर ट्रायंगल की दूसरी कंडीशन है या दूसरी प्रॉपर्टी है। अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है प्रोपोर्शनल कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमने पहले एंगल की बात की, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात की, अब बात आ जाती है कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसी तरह से जैसे हमने एंगल्स को देखा कि कोरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हैं, हम पहले समझते हैं कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी हैं। तो जैसे ये डेल वी है, ये डेल वी है, ये दोनों आपस में कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। वी आई है, ये वी आई है, ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। वी एफ है और वी एफ है, ये भी कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जरूरी नहीं ये वी और ये यहाँ पर भी वी हो, अगर यहाँ पर आर एफ और वी एफ होता तब भी वो फाइनल कंडीशन दोनों की जो है वो आपस में कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं। अब उनके लिए क्या है कि प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल होने का ये मतलब है कि अगर हम इस ट्रायंगल की किसी एक साइड को लें, लेट्स सपोज वी एफ को, और इस ट्रायंगल की कोरेस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि वी एफ की कोरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, ये वाली वी एफ। अब ये वाली वी एफ और ये वाली वी एफ जो है ये दोनों आपस में कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अगर इन दोनों का हम रेशो लें, उसका जो भी आंसर आए वो इक्वल हो, अगर हम इस वी आई का और इसकी कोरेस्पॉन्डिंग साइज वी आई का इनका रेशो लें, और वो दोनों जो है आंसर वी एफ और वी एफ वाला आंसर और वी आई और वी वाई वाला आंसर जो है अगर आपस में इक्वल आए, तो इसका मतलब है कि ये साइड जो है आपस में प्रोपोर्शनल है। और इसी तरह से हम डेल वी और डेल वी का रेशो लें। रेशो लेने का मेरा मतलब ये है कि इनको आपस में डिवाइड करें। जैसे वी एफ का कोई भी मैग्नीट्यूड है और इस ट्रायंगल के लिए भी वी एफ का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करें और आंसर को आप एक साइड पे रख लें। उसके बाद वी आई का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा और यहाँ पे भी वी आई का कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों को डिवाइड करें और उस आंसर को लिख लें। उसके बाद तीसरी कौन सी साइड है, डेल वी। तो इस ट्रायंगल की डेल वी और इस ट्रायंगल की डेल वी, इन दोनों को डिवाइड करें और उनका भी कोई ना कोई आंसर लिख लें। लेट्स सपोज इन तीनों के आंसर अगर 5 5 आ जाते हैं, यानी कि 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि ये तीनों की जो रेशोज हैं वो आपस में बराबर आ गई हैं। और अगर ये बराबर आ गई हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये आपस में प्रोपोर्शनल है। अब ये प्रॉपर्टी आपको इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि ये हमारी डेरिवेशन में यूज हो रही है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि एक्सप्लेन करना जरूरी था ताकि आपको डेरिवेशन समझ आ जाए। अब हम चलते हैं अपनी डेरिवेशन की जानिब। तो हम कहाँ पर थे, बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। हम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी को यूज करने की बात कर रहे थे कि अगर हम सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज करें तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है डेल वी ओवर डेल आर और v ओवर आर। अब इन रेशोज को देख के एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि हम सिमिलर ट्रायंगल की तीसरी वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जिसमें हमने किस चीज की बात की थी, प्रोपोर्शनैलिटी की, यानी रेशोज की बात की थी। अब एक और बात यहाँ पर ये है कि मैं तो आपको इन दोनों ट्रायंगल से समझा रही थी ना, लेकिन ये जो सिमिलर ट्रायंगल है वो हम एक रेडियस वाली जो ट्रायंगल है हमारी, जो हम पीछे देख के आए डायग्राम के अंदर, वो ट्रायंगल और ये जो हमारी ये वाली ट्रायंगल है, इन दोनों के दरमियान सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है कि अगर हम इस ट्रायंगल का डेल वी लें, जो कि मैंने यहाँ ऊपर लिया हुआ है, और इसे डिवाइड करें वो जो पिछली रेडियस वाली ट्रायंगल है उसके डेल आर के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि डेल वी के साथ डेल वी ही डिवाइड हो। जैसे यहाँ पर डेल वी था, वी एफ और वी एफ था, वी आई और वी आई था, ये जरूरी नहीं है। हम लोग डेल, बस हमने डेल देखना है। यहाँ पर डेल वी है तो उस ट्रायंगल का भी डेल आर है, इनको आपस में डिवाइड करें तो ये इक्वल होगा। अगर हम इस ट्रायंगल का वी लें, वी कोई भी हम हो सकता है, वी एफ या वी आई जो भी हम लें, और उसे डिवाइड करें उसके आर के साथ, आर भी आर आई भी हो सकता है और आर एफ भी हो सकता है। तो इन दोनों का रेशो लें, इन दोनों को डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा, और इन दोनों को जो डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा, वो दोनों आंसर्स आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब है कि ये हमारे पास दोनों ट्रायंगल, जो वेलोसिटी की ट्रायंगल है जो हमने खुद ड्रॉ की है, और इसके अलावा सर्कल के अंदर जो रेडियस की ट्रायंगल बन रही थी, वो दोनों जो है वो आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा कि v की जगह वी आई भी हो सकता है, वी एफ भी, और r की जगह आर आई भी हो सकता है और आर एफ भी, तो यहाँ पर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैम ने स्पेसिफाई क्यों नहीं किया, यहाँ पर वी आई क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर आर आई क्यों नहीं लिखा, या फिर यहाँ पर वी एफ क्यों नहीं लिखा, यहाँ पर आर एफ क्यों नहीं लिखा। तो वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसकी जो रीजन है वो नीचे मैंने बताई हुई है कि वेयर आर आई का मैग्नीट्यूड, आर एफ का मैग्नीट्यूड और आर का मैग्नीट्यूड तीनों सेम है, उसी तरह से जैसे वी आई का मैग्नीट्यूड,
VF का मैग्नीट्यूड और V का मैग्नीट्यूड। ये जो है ना, ये हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, या फिर दूसरे लफ्जों में उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इसी तरह से जैसे उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी के लिए सेम है, उसी तरह से जो रेडियस का मैग्नीट्यूड है वो दोनों भी सेम होंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास जो वेलोसिटी वाली ट्राइंगल बनी है और जो रेडियस वाली ट्राइंगल है, इन दोनों को हम सिमिलर ट्राइंगल कह रहे हैं। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो जो वेलोसिटी के लिए प्रॉपर्टीज होंगी वही रेडियस के लिए भी होंगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, वी आई और वी एफ लिखने के बजाय वी और आर लिखा, क्योंकि वी आई वी एफ वी ये तीनों आपस में बराबर हैं। उसी तरह से आर आई आर एफ और आर जो है वो आपस में बराबर हैं। अब इस स्टेप में हमने सिर्फ थोड़ा सा रीअरेंज किया है, और वो इस तरह से किया है कि डेल वी ओवर वी, यानी कि ये जो वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड हो गया, और ये जो डेल आर इधर डिवाइड हो रहा है वो इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। तो हमने इसे लिख दिया डेल वी ओवर वी इज इक्वल टू डेल आर ओवर आर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डेल वी इज इक्वल टू वी जो नीचे डिवाइड हो रहा है ये ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वी और उसके साथ आ जाएगा डेल आर ओवर आर। हम लोग को पता है कि डेल वी का क्या मतलब होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर चेंज, और डेल आर का मतलब होता है चेंज इन रेडियस। और आपको पता है कि जिस भी चीज में चेंज आ रहा होता है वो टाइम के साथ ही आ रहा होता है। तो अगर टाइम के साथ आ रहा होता है तो हमारी इक्वेशन में टाइम का होना भी जरूरी है, क्योंकि चेंज आ रहा है तो टाइम भी गुजर रहा होगा, टाइम में भी चेंज आ रहा होगा। इसलिए हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल टी। डेल टी के साथ हम खुद ही डिवाइड कर देते हैं टाइम को इंक्लूड करने के लिए। अब क्या बन गई इक्वेशन, डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू वी, और ये जो आर है इस वी के नीचे लिख देते हैं वी ओवर आर, क्योंकि ये डेल आर है हमारे पास, तो इसी के नीचे हम डेल टी को डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने इसीलिए तो इंट्रोड्यूस कराया ना कि चेंज इन रेडियस जो है वो चेंज इन टाइम के साथ हो रहा है। अब ये हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई कि डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू वी ओवर आर, और आगे साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डेल आर ओवर डेल टी। अब आपको पता है कि जो चेंज इन टाइम है उस पर हम लिमिट भी अप्लाई करते होते हैं, तो हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं टेकिंग लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू जीरो। ये हम लिमिट लेते होते हैं, जहां पर भी हमारे पास डेल टी नीचे डिवाइड हो रहा हो वहां पर लाजमी बात है आपने लिमिट अप्लाई करनी ही करनी है, और वो लिमिट क्या होगी, डेल टी अप्रोचेज टू जीरो। तो इक्वेशन की साइड पे भी हमने डेल टी को डिवाइड किया था और यहाँ पे भी डिवाइड किया था, तो हम अब दोनों साइड्स पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं डेल टी अप्रोचेज टू जीरो। तो लिमिट अप्लाई होने के बाद इक्वेशन बन जाएगी लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू जीरो डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू वी ओवर आर को बाहर ही लिखते हैं, और लिमिट उसी टर्म पे अप्लाई करेंगे जिस पे डेल टी आ रहा है, तो लिमिट डेल टी अप्रोचेज टू जीरो डेल आर ओवर डेल टी। अब अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें और इस टर्म को गौर से देखें तो ये दोनों जो टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशन हमने पहले ही पढ़ी हुई है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, हमारे पास एक्सेलरेशन होता है। जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा हो टाइम के हिसाब से तो क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो ये हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है। और ये जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम और उस पर लिमिट अप्लाई हो रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन है। तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, इसकी जगह हम ए लिख देते हैं, ए इज इक्वल टू वी ओवर आर एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह हमारे पास वेलोसिटी आ गई वी, और a इज इक्वल टू ये v और v मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा v स्केयर ओवर r। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू v स्केयर ओवर r। और आप लोग को पता है कि जैसे ये एक्सेलरेशन है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा ac इज इक्वल टू v स्केयर ओवर r, और यहाँ पर ये है r हैट जो कि आपको पता है एक यूनिट वेक्टर है जो कि हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने के बाद डायरेक्शन आ जाती है। उसके लिए मैंने लिखा है एज एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ होगी। और रेडियस वेक्टर r जो है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, r हैट इज डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब रेडियस की जो डायरेक्शन है वो क्या है, वो सेंटर से आउटवर्ड है, यानी कि वो बाहर की तरफ आ रहा है सेंटर से। और जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो क्या, इनवर्ड है, यानी कि इनटू द सेंटर है, वो सेंटर की तरफ जा रहा है। तो रेडियस की डायरेक्शन और जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है ये दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है। इसके बाद मैंने लिखा सो द नेगेटिव साइन कैन बी एडेड विद द इक्वेशन। जो हमने पीछे इक्वेशन बनाई है AC इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर r, और साथ r हैट हमने लिखा था उसका यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन के लिए। तो क्योंकि अब इस r हैट की डायरेक्शन और AC की डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी डायरेक्शन टूवर्ड द सेंटर है और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड द सेंटर है, यानी सेंटर से बाहर की तरफ है, और ये टूवर्ड द सेंटर है, सेंटर की तरफ है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, ताकि ये नेगेटिव साइन हमें ये बताए कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपने याद रखना है। अगर कहीं पर भी आपसे MCQs में या पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये नेगेटिव साइन किसको शो करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस नेगेटिव साइन का मतलब है कि रेडियस की डायरेक्शन, सर्कल के रेडियस की डायरेक्शन और जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट हैं। उसके बाद इस फार्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। सो एज वी नो दैट
v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये आपको याद होगा कि हम जब रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ रहे थे तो उसमें हमने ये रिलेशन पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर के साथ, जो कि था v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो सिंपली हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन ए के अंदर जहां पर v है उसमें उसकी वैल्यू पुट कर देनी है आर ओमेगा। तो यहाँ पर v स्क्वायर है तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ए सी इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, और साथ आर हैट एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद ये स्क्वायर के साथ नीचे आर कट जाएगा और ये हमारे पास बचेगा ए सी इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर हैट। तो यहाँ तक हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के 3 तरह के फार्मूले पढ़ लिए हैं। इससे पहले हमने एक सिंपल फार्मूला पढ़ा है ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, और यहाँ पर हमने उसकी वेक्टर फॉर्म डिस्कस की है कि ए सी इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर ओवर आर और आर हैट। और तीसरी जगह हमने उसकी v की वैल्यू पुट करके उसे एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में कैलकुलेट किया है, ए सी इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आर हैट। अब जैसा कि आपको पता है कि हमारे टॉपिक का क्या नाम था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी तक हमने जितना डिस्कस किया वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में था। अब हम देखते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। तो जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पर सेंट्रीपिटल का वर्ड आ रहा है फोर्स के साथ, तो सेंट्रीपिटल का वही मतलब है टूवर्ड्स द सेंटर, यानी कि ऐसी फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ मूव करने पे मजबूर करती है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ उसी तरह से मैंने लिखी है, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसे हम FC से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन है द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ऐसी फोर्स जिसकी हमें जरूरत पड़ती है क्या करने के लिए, बेंड करने के लिए, मोड़ने के लिए, किस चीज को, द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल। यानी हमारे पास कोई भी एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है और हम उसके पाथ को बेंड करना चाहते हैं, उसको मोड़ना चाहते हैं इनटू द सर्कुलर पाथ, किसी सर्कुलर पाथ में। तो उसके लिए हमें जो फोर्स उस सब्जेक्ट के ऊपर लगानी पड़ती है या जिस फोर्स की जरूरत होती है, उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसके बाद इसका मैथमेटिकल फार्मूला देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिखा है कि कंसीडर अ पार्टिकल, हमारे पास एक पार्टिकल है मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जिस तरह से हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में एक पार्टिकल कंसीडर किया था और वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा था, उसी तरह से यहाँ पर भी एक हमारे पास पार्टिकल है कोई भी जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यानी सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, और किस तरह से कि यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड सेम है, कांस्टेंट है, और उसकी सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसके लिए भी अगर हम डायग्राम को देखें तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पर है इनिशियली, तो उसकी क्या है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होने का क्या मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट जो है अपवर्ड सीधा स्ट्रेट मूव करना चाहता था। तो हमने क्या किया, हमने उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की है जिसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कह रहे हैं, जो कि उसे टूवर्ड द सेंटर खींचने के लिए अप्लाई की गई है। यहाँ पर जब हम उसको परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा कि ऑब्जेक्ट अपना स्ट्रेट पाथ चेंज करके थोड़ा सा पाथ बेंड करके कर्व पाथ ले लेगा। उसके बाद जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो हमने दोबारा से उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई की जो कि टूवर्ड द सेंटर थी, और उसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें ये बता रही है कि ऑब्जेक्ट इस तरफ राइटवर्ड मूव करना चाहता है। उसके ऊपर जब सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हुई तो दोबारा से उसने अपना पाथ कर्व कर लिया। अब जब वो यहाँ पर पहुंचा है तो उसके बाद भी इसी तरह से कि अब वो नीचे की तरफ मूव करना चाहता है डाउनवर्ड, हमने उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई की है जो कि एक परपेंडिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी 90 के एंगल पे अप्लाई हो रही है। इसने भी उसका पाथ बेंड करके कर्व करके ऐसे कर दिया। अब वो यहाँ पे पहुंच गया है तो यहाँ पे भी सेम वैसे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, वो उसे सेंटर की तरफ खींच रही है, और जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है वो उसे मजबूर कर रही है कि वो क्या करे, लेफ्टवर्ड जाए। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया ऑब्जेक्ट ने कि यहाँ पर भी कर्व पाथ ले लिया, और यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, पूरा कंप्लीट सर्कल बन जाता है। तो यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट को हर पॉइंट के ऊपर सर्कल की तरफ खींच के इस चीज पर मजबूर कर दिया कि वो अपना स्ट्रेट पाथ छोड़कर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने लग गया। तो यही तो हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ऐसी फोर्स जो ऑब्जेक्ट को मजबूर कर दे सर्कुलर पाथ में मूव करने पर, या फिर ऐसी फोर्स जो बेंड कर दे नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ, उसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट है, उसके पास कोई ना कोई मास होगा और उसकी लीनियर वेलोसिटी भी है, मास भी है, वेलोसिटी भी है, और उसके ऊपर फोर्स भी अप्लाई हो रही है। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज इक्वल टू ma, यानी कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर फोर्स की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्योंकि हमने गेट करनी है ना, तो Fc इज इक्वल टू m और AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
अब हमारी इक्वेशन बन गई Fc इज इक्वल टू MAC। सिंपली अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड की है उसको पुट कर देना है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी Fc इज इक्वल टू M और A की जगह आ जाएगा -v स्क्वायर ओवर r और r हेड। ये पूरी जो है M के अलावा बाकी ये जो टर्म है पूरी, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की वैल्यू है जो अभी अभी हमने निकाली थी। और इसके अलावा मैंने इसके साथ लिखा है फ्रॉम ए। तो अगर आप वीडियो में बैक जाके देखेंगे तो जो ए वाली इक्वेशन थी उसमें हमने एक्सेलेरेशन की ये वैल्यू निकाली थी, वहां पर हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन की 3 तरह की वैल्यू निकाली है ना, तो यहाँ पर मैंने वो वाली पुट की है जो हमने ए इक्वेशन के अंदर निकाली थी। उसके बाद नीचे मैंने लिखा है फ्रॉम बी, यानी कि बी इक्वेशन के अंदर जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाली थी वो थी r ओमेगा स्क्वायर r हेड। तो जब वो पुट करेंगे तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी -mr ओमेगा स्क्वायर r हेड। और अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि रेडियस की डायरेक्शन आउटवर्ड द सर्कल होगी, यानी कि जैसे अगर आप सेंटीपिटल फोर्स की डायरेक्शन देखें तो ये टूवर्ड द सेंटर है, हर पॉइंट के ऊपर ये सेंटर की तरफ है। लेकिन जो रेडियस है सर्कल का इसकी इससे अपोजिट होगी, यानी FC की इनवर्ड द सर्कल है तो जो रेडियस है उसकी आउटवर्ड द सर्कल है, बाहर की तरफ है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। और इसी बात को नीचे मैंने डायरेक्शन में लिखा हुआ है हेडिंग के साथ, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है एंड कंटिन्यूअसली चेंजिंग। और इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज तो हो ही रही है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इस पॉइंट के ऊपर क्या है राइटवर्ड डायरेक्शन है, इस पॉइंट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन है, इस पॉइंट के ऊपर लेफ्टवर्ड है, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन एक बात हर जगह पे कॉमन है, और वो कौन सी बात है कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लीनियर वेलोसिटी। आप जिस भी पॉइंट के ऊपर देखें लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे थी तो FC जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे है तब भी परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर है, इधर भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का आपको पता है कि 90 का एंगल बना रही है, तो वही मैंने लिखा कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू लीनियर वेलोसिटी। इसके बाद हम सेंट्रीपिटल फोर्स की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, जिसे मैंने यहाँ पर तो नहीं लिखा लेकिन मैं आपको ओरली बता देती हूँ। अगर आप लोग नोट कर सकते हैं तो अपने पास रजिस्टर पर नोट कर लें, वरना आप इसी तरह से सुन लें, आई होप कि आपको याद रह जाएंगी। तो सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स की एग्जांपल है कि अगर आप किसी भी एक स्टोन को रस्से के साथ स्ट्रिंग के साथ बांधें और उसे सर्कल में मूव कराएं, तो जब स्टोन सर्कल में मूव कर रहा होता है वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। यानी कि आपका एक स्टोन है जो स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, आप उसे अपने हाथ से घुमा रहे हैं सर्कुलर मोशन में, तो वहां पर जो स्ट्रिंग की टेंशन है, टेंशन क्या होता है खिंचाव, वो क्या है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा होता है वहां पर स्ट्रिंग को सर्कुलर में मूव कराने के लिए। इसके अलावा एक बहुत आसान सी एग्जाम्पल है ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो आपको पता है चीजों को अपनी तरफ खींचती है। तो अगर हम अर्थ के अराउंड मून की मोशन की बात करें तो वो भी एक सर्कुलर मोशन है ना, अर्थ के अराउंड जब मून मूव कर रहा होता है वो सर्कल में मूव कर रहा होता है, तो उसको जो सर्कल में मूव कराने वाली फोर्स है जो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है वो अर्थ की ग्रेविटी है। अर्थ की ग्रेविटी मून को मजबूर करती है कि वो क्या है वो सर्कुलर मोशन में मूव करे अराउंड द अर्थ। अगर हम एटम की बात करें तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो वो जो उनकी ऑर्बिटल मोशन है वो भी एक तरह की सर्कुलर मोशन है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहाँ से मिल रही है, वो मिल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है किसी भी दो चार्जेस के दरमियान। अब चार्जेस कौन से हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, और दूसरा चार्ज कहाँ पे है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन जो है वो तो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो जो हमारे पास प्रोटॉन है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के जो नेगेटिव चार्ज है और जो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान एक तरह की फोर्स क्रिएट होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है जो कि इलेक्ट्रॉन को मजबूर करती है कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करें। अगर आप किसी भी गाड़ी की एग्जांपल ले रहे हैं जो किसी भी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही है, तो उसे उस सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो होती है फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि किस चीज के दरमियान होती है, टायर के दरमियान और रोड के दरमियान। यानी टायर और रोड के दरमियान जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है और वो गाड़ी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने पे मजबूर करती है। आई होप कि इतनी एग्जांपल्स काफ़ी होंगी और आपने मेमोराइज कर ली होंगी, वरना आप इन्हें नोट कर लें अपने पास और बाद में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेंडिंग ऑफ रोड्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स वाला हम टॉपिक पढ़े हैं ये उसी का ही हिस्सा है, लेकिन इसको अलग से एक नेम दिया हुआ है बेंडिंग ऑफ रोड्स। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेंडिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ आसान लफ्जों में कि रोड को बेंड करने का क्या मतलब है।
द प्रोसेस ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड above inner edge to provide the necessary centripetal force Fc for safe turning। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम रेज कर रहे हैं, रेज करने का मतलब है कि हम थोड़ी सी ऊंचाई बढ़ा रहे हैं आउटर एज ऑफ अ कर्व्ड रोड, किसी कर्व्ड रोड के आउटर एज की। कर्व्ड रोड होने का मतलब है कोई भी ऐसा रोड जो कि सर्कुलर पाथ की तरह हो या फिर थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो, तो उस कर्व्ड रोड के आउटर एज को, यानी कि दो एजेस है ना, सड़क के दो किनारे होते हैं ना, तो किसी एक किनारे को आप उसकी ऊंचाई बढ़ा देते हैं अबव इनर एज, यानी कि इनर एज की जो हाइट है वो कम होती है। और ऐसा क्यों करते हैं? टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सेफ टर्निंग, यानी जब इस तरह के अचानक से टर्न आ जाते हैं, जैसे कोई रेसेस वगैरह गाड़ियों की होती हैं, तो वहां पर जब कार रेसिंग हो रही होती है तो कुछ टर्न्स ऐसे आते हैं जिसमें आप हाई स्पीड के साथ आते हैं और अचानक से वो टर्न आता है, तो उस टर्न को सेफली क्रॉस करने के लिए ये वहां पर वो जो रोड्स होते हैं ना, उनको इस तरह से बनाया गया होता है कि उनका एक एज ऊपर ऊंचा होता है और एक एज नीचे होता है। तो मतलब वो थोड़ा सा टिल्टिंग पोजीशन में होता है, यानी कि थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, एक तरफ से झुका होता है और एक तरफ से ऊंचा होता है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? बेंडिंग ऑफ रोड्स, रोड को बेंड करना। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? बेंडिंग ऑफ रोड की जरूरत क्यों पेश आती है? वो इसलिए पेश आती है क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर पाथ में, जैसे गाड़ी को सर्कुलर पाथ में मूव करना है, तो उसको उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है रोड के दरमियान और गाड़ी के टायर्स के दरमियान, वो उसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। अगर खुदा ना खास्ता वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कहीं पर कम हो जाए तो जो गाड़ी है वो फिसल सकती है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो सेफ्टी के लिए जहां पर रोड टर्न हो रहा होता है वहां पर क्या किया जाता है? रोड को थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है, यानी उसके एक एज को ऊंचा बना दिया जाता है दूसरे के मुकाबले में, ताकि अगर खुदा ना खास्ता फ्रिक्शन नहीं भी होती या फिर अगर रोड इस तरह से है कि वो स्लिपरी सा हो गया या बारिश या पानी की वजह से अगर स्लिपिंग हो गई है वहां पर, तो फिर गाड़ी फिसल ना जाए, उसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए रोड को टिल्ट किया जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि किस तरह से ये एक एज को ऊंचा करना और एक को नीचे करना हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इट रिड्यूसेस द रिलायंस ऑन फ्रिक्शन बाय यूजिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। अब ये जो बेंडिंग ऑफ रोड का प्रोसेस है, इसका क्या फायदा होता है? इट रिड्यूसेस द रिलायंस ऑन फ्रिक्शन। जो हम रिलाय कर रहे हैं ना फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर की, यानी फ्रिक्शन फोर्स ही जो रोड और टायर्स के दरमियान है वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, तो उस पर जो डिपेंडेंस है ना उसको ये वाला मेथड जो है वो रिड्यूस कर देता है, यानी फिर हम फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते। फिर हमारी जो रोड की बेंडिंग है यही हमें क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है और सेफली टर्न हो जाती है गाड़ी। और किस तरह से ये करती है? बाय यूजिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल। अब ये कुछ ऐसी फोर्सेज हैं जो उस गाड़ी के ऊपर ऑलरेडी लग रही होती हैं, तो सिर्फ रोड को हल्का सा टर्न करने से उसकी अरेंजमेंट इस तरह से हो जाती है कि वो जो ऑलरेडी लगने वाली फोर्सेज है व्हीकल के ऊपर, वही फोर्सेज सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करने लग जाती हैं। ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह से वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बैंकिंग एंगल, यानी कि कितना आपने अपने रोड को कितने एंगल पे टिल्ट किया। यानी एक फ्लैट रोड था ना, तो उसको एक एज जब ऊपर बनाएंगे तो वो एक एंगल बना लेगा ना, एक एज ऊपर है और एक एज जो है वो वैसे ही फ्लैट है, तो इस तरह से एक टिल्ट सा बन जाएगा और वो कोई ना कोई एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। तो वो जो एंगल है वो एंगल क्या है? उसे हम कहते हैं बैंकिंग एंगल। उसकी डेफिनेशन भी मैंने इस तरह से लिखी है कि द एंगल एट विच द रोड इज इंक्लाइंड, जिस एंगल पे रोड को इंक्लाइंड किया गया, ढलवान नुमा बनाया गया, इज कॉल्ड बैंकिंग या बेंडिंग एंगल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो कौन सी फोर्सेज हैं जो व्हीकल के ऊपर एक्ट कर रही हैं, और जब हम रोड को बेंड करते हैं तो वो फोर्सेज हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं। फोर्सेज एक्टिंग ऑन द व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड। सबसे पहली चीज आ जाती है वेट। वो आपको पता है कि अगर रोड फ्लैट हो, चाहे इंक्लाइंड हो, टिल्ट हो, जिस तरह के भी रोड हो, तो जो वेट है वो हर बॉडी के पास होता है। तो ये वेट क्या करता है? इट एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमेशा जिस तरह की भी रोड की शेप होगी, जो वेट है बॉडी का वो हमेशा क्या करता है? इट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, यानी कि बॉडी को नीचे की तरफ खींच रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वेट है ये ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और ग्रेविटी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वेट आता है। तो ग्रेविटी हमेशा चीजों को वर्टिकली डाउनवर्ड खींच रही होती है, इसलिए वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। दूसरी हमारे पास आ जाती है नॉर्मल फोर्स Fn। अब ये जो है ये एक रिएक्शन है किसी भी एक्शन का, यानी यहाँ पर न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक एक्शन फोर्स है जिसके रिएक्शन में एक रिएक्शन फोर्स आ रही है। तो अगर हम एक्शन फोर्स की बात करें तो हमारे पास जो बॉडी का वेट है वो एज ए एक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि एक्ट करता है वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, ये किस तरह से एक्ट करती है? इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द रोड। ये वाली जो फोर्स है हमेशा रोड की सरफेस से परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर होती है, चाहे रोड इंक्लाइंड हो चाहे रोड फ्लैट हो, दोनों ही सूरतों में ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। अब क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो है वो एक फोर्स ही है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं कि एफ एन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स, और वो दो कौन से होंगे, एफ एन कोस थीटा और एफ एन साइन थीटा। अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट बन गए, एक एफ एन कोस थीटा है और एक एफ एन साइन थीटा है। जो कोस थीटा वाला कंपोनेंट है ये क्या करता है, इट बैलेंसेस द वेट ऑफ द व्हीकल, यानी कि इसका मतलब है एक्चुअली ये वाला जो कंपोनेंट है ये एज अ रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बैलेंस कर रहा है वेट ऑफ द व्हीकल। यानी अगर वेट ऑफ द व्हीकल क्या है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, ये अपवर्ड एक्ट करेगा। यानी जिस डायरेक्शन में ये होगा ना, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स का एक्ट करेगा। तो ये हमें फोर्स का वो वाला कंपोनेंट मिल गया जो एज अ रिएक्शन फोर्स एक्ट करता है, और इसको हमने लिख दिया एफ एन कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बिल्कुल इक्वल है और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास एफ एन साइन थीटा। अब जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या करे, इट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जिस सेंट्रीपिटल फोर्स की हम बात कर रहे थे वो हमारे पास फोर्स का ये वाला कंपोनेंट एफ एन साइन थीटा, वो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आप इसे डायग्राम से देख लें तो आपको ज्यादा समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कोई भी एक सर्कुलर पाथ है जिसके ऊपर गाड़ी मूव कर रही है। अगर आप रोड को गौर से देखें तो ये फ्लैट नहीं है, क्योंकि अगर ये रोड फ्लैट होता तो इसे इस तरह से होना चाहिए था, ये जो नीचे बेस वाली लाइन है ना, ये रोड होना चाहिए था, लेकिन ये इंक्लाइंड है, ये एक टिल्ट किया हुआ है। कितना टिल्ट किया हुआ है, इसके आउटर एज की जो हाइट है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन जो इनर एज है ना वो बिल्कुल सरफेस के साथ मैच हो रहा है। यानी कि इनर एज को कुछ नहीं किया हुआ, एक एज की ऊंचाई बढ़ा दी है, और कितनी बढ़ाई है, एंगल थीटा के साथ, यानी इतना एंगल बना रही है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, यानी इतना थीटा जो है वो हमने बढ़ा के रोड को टिल्ट कर दिया। अब अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा जूम वर्जन देखें तो ये हमारे पास वो रोड है जो पहले फ्लैट था, और उसको हमने कैसे बना दिया, बेंड करके इस तरह का बना दिया। अब ये जो mg है जो कि वेट है हमारे पास इस कार का, वो क्या है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। चाहे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो टिल्ट भी हुआ है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसके बिल्कुल नीचे एक्ट करेगा, ऐसे इस तरह से वेट नहीं होना। ये जो वेट है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो चीजों को नीचे की तरफ खींचती है, चाहे वो जिस भी डायरेक्शन में हो। ग्रेविटी क्या करती है, अर्थ के सेंटर में होती है ना, तो अर्थ के सेंटर की तरफ खींच रही है। तो अब जो इसका वेट है वो नीचे की तरफ ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड है। और जो हमारे पास नॉर्मल फोर्स है उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ रोड। अब जो रोड की सरफेस है वो क्योंकि ऐसे हो गई है ना, टिल्ट हो गई है, तो उसके परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि ये जो एफ एन है ये अब यहाँ पर अगर आप इस कंपोनेंट को देखें तो ये रोड की सरफेस के परपेंडिकुलर ही बन रहा है। तो अगर हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए तो आपको पता है कि हम इस वेक्टर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, और यहाँ पर जो हमारा वेक्टर बनेगा उसे हमने एफ एन कोस थीटा का नाम दे दिया है, और ये जो है हमारे पास परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उसे हमने एफ एन साइन थीटा का नाम दे दिया। अब ये हमें कैसे पता चला कि ये एफ एन साइन थीटा है और ये एफ एन कोस थीटा है, तो उसके लिए ये है कि ये जो एंगल है ना, ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये हमेशा बेस के साथ बनता होता है। तो क्योंकि हमारे पास ये एंगल जहां पर बन रहा था इस वाले कंपोनेंट के साथ, तो इस कंपोनेंट को हम कहेंगे कि बेस वाला कंपोनेंट है, यानी कोस थीटा वाला कंपोनेंट है, इसलिए एफ एन कोस थीटा। और अगर ये बेस वाला है तो फिर ऑब्वियस बात है कि ये जो है ये एफ एन साइन थीटा होगा, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने पढ़ा था कि एफ एन कोस थीटा जो है वो वेट को बैलेंस कर रहा है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसके इक्वल है, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है। देखिए आप, ये बिल्कुल एक ही स्ट्रेट लाइन बनाई है इन दोनों को शो करने के लिए, जो कि ये जाहिर कर रही है कि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, पर मैग्नीट्यूड जो है वो एग्जैक्टली सेम है। तो एफ एन कोस थीटा जो है वो एक्चुअली यहाँ पर एज अ रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, और उसकी एक्शन फोर्स क्या है, वो है ये वेट ऑफ द कार। अब उसके बाद हमारे पास ये एफ एन साइन थीटा है, तो आपको पता है कि यहाँ पर एफ एन साइन थीटा का वेक्टर है, उसके पैरेलल हम नीचे भी एफ एन साइन थीटा ड्रॉ कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम ऊपर ले लें या इस साइड पे ले लें। तो अगर हम नीचे ले लेते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखें तो अब एफ एन साइन थीटा बॉडी के ऊपर यहाँ अप्लाई हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज नोट करें तो आर जो है वो सर्कल का है रेडियस, और ये जो एफ एन साइन थीटा है उसको हम कह रहे हैं कि ये सेंटीपिटल फोर्स है। और सेंटीपिटल फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है और रेडियस आउटवर्ड द सेंटर होता है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखें तो ये वाकई टूवर्ड द सेंटर है, क्योंकि हमारे पास ये जो एक पाथ है ये आगे जाके ऐसे सर्कुलर पाथ बना रहा है ना, जैसे इस डायग्राम में है। अगर आप देखें कि अगर यहाँ पर वो सेंटीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है तो वो टूवर्ड द सेंटर ही एक्ट कर रही है, और एग्जैक्टली अपोजिट टू द आर है। तो इस चीज को, इस कंपोनेंट को हम सेंटीपिटल फोर्स के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी को मजबूर कर रहा है मूव करने के लिए सर्कुलर पाथ के अंदर,
और जब ये होगी तब हमें फ्रिक्शनल फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। इसीलिए हमने बेंडिंग ऑफ रोड्स का प्रोसेस पढ़ा है, ताकि अगर कहीं पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तब भी रोड एक्सीडेंट से बचा जा सके और जो हमारी गाड़ियां हैं वो सेफली टर्न कर सकें। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि अभी हमने ये साबित किया कि यही हमारे पास सेंटीमीटर फोर्स के इक्वल है, तो इसे हम एफ सी के इक्वल लिख सकते हैं। फिर नीचे हमारे पास आ जाता है एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू, इस सेंटीमीटर फोर्स की जो वैल्यू है इसे हम पुट कर देते हैं, जो कि है हमारे पास एम वी स्क्वायर ओवर आर। और जब हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। इससे पहले हमने एफ एन कोस थीटा से एक इक्वेशन बनाई थी जिसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, और अब हमने एक और इक्वेशन बनाई है जिसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अब हमने सिंपली ये करना है कि इक्वेशन 2 को डिवाइड कर देना है बाय इक्वेशन 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इसमें क्या करना है, दोनों साइड पे इक्वेशन 1 की दोनों टर्म डिवाइड कर देनी है, यानी कि लेफ्ट साइड पे लेफ्ट टर्म को डिवाइड करना है और राइट साइड पे राइट टर्म को। तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी एफ एन कोस थीटा, इसे हमने एफ एन साइन थीटा के नीचे डिवाइड किया है, और हमारे पास राइट साइड पे क्या था, एम जी, जिसे हमने डिवाइड किया एम वी स्क्वायर ओवर आर के नीचे। आपको पता है कि मैथमेटिक्स का रूल है, जब डबल इस तरह से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी डिवाइड है, यहाँ पर भी डिवाइड है, तो ये जो थर्ड डिवाइडेंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आर डॉट एम जी और ऊपर है एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से एफ एन और एफ एन कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा बच जाएगा, जिसे हमने नीचे लिख दिया साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। और ये मैंने आपको बता दिया कि आर डॉट एम जी हम लिख देंगे, एम एम से कैंसिल हो जाएगा, और साइन ओवर कोस जो है वो आपको पता है वो होता है टेन थीटा के इक्वल। ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ी हुई हैं, साइन थीटा ओवर कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू, और यहाँ पर हमारे पास जब एम और एम कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर वी स्क्वायर बचेगा, नीचे आर जी बच जाएगा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर जी। अब आपकी बुक में यहीं तक ही इसको छोड़ा हुआ है, यही उनकी फाइनल इक्वेशन है, लेकिन इसको आगे भी हमें सोल्व करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसका कंसेप्ट मजीद समझना चाहते हैं तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हमने क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू टेन, यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ जाके डिवाइड होगा 1/10, और उस 1/10 को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स, और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर जी। तो ये बन जाएगी हमारी फाइनल इक्वेशन। अब आपको पता है कि इस इक्वेशन के अंदर थीटा क्या है, थीटा वो एंगल है जिससे रोड को क्या किया गया, बेंड किया गया, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि बैंकिंग एंगल या बेंडिंग एंगल। तो ये हमारे पास थीटा है, जिसकी वैल्यू हमारे पास आ गई टेन स्क्वायर, जो कि इक्वल है टेन इनवर्स वी स्क्वायर ओवर आर जी। यानी कि हमारे पास ये वाला एंगल किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द कार पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कल पे डिपेंड कर रहा है, ये जो सर्कल बना है, ये जो सर्कुलर पाथ है उसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, और जी क्या है हमारे पास, जी है ग्रेविटी। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, इसके बारे में दो कंक्लूजन पॉइंट है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। दिस इक्वेशन शोज दैट फॉर हायर स्पीड, जिस तरह से रेसिंग कार्स का होता है, आपको पता है कि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, एंड स्मॉलर कर्व, और अगर कर्व जो है जहां से उन्होंने मुड़ना है अगर वो बहुत स्मॉल हो, यानी कि बहुत ऐसे शार्प टर्न आ रहा है, जल्दी से मूव करके आगे जाना है, तो इस तरह के लिए हमें क्या करना है, स्मॉलर कर्व रेडियाई बैंकिंग एंगल मस्ट बी इंक्रीज टू प्रिवेंट द स्लाइडिंग। तो क्या करना पड़ेगा, हमें थीटा को बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हमें रोड को फिर उस जगह पर बहुत ज्यादा इंक्लाइन करना पड़ेगा। कब, जब हमारे पास जो हमारी गाड़ी है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो और हमारा जो टर्न है वो बहुत छोटा हो, यानी उसका रेडियस बहुत कम हो, यानी बहुत शार्प टर्न नहीं होते, जैसे हम यू टर्न होता है आपके पास, तो वो एक शार्प टर्न है, उसका रेडियस बहुत कम होता है। तो उस तरह के टर्न के लिए, और अगर हाई स्पीड गाड़ी आ रही है, तो थीटा जो है, बैंकिंग एंगल जो है, उसको ज्यादा करना चाहिए ताकि गाड़ी किसी भी हादसे का शिकार होने से बच जाए। और ये चीज हमें इक्वेशन से पता चल रही है कि जब v की वैल्यू बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे गाड़ियों की स्पीड बढ़ेगी थीटा को भी बढ़ना चाहिए, और उसी तरह से जैसे जैसे रेडियस कम होता जाएगा उसी तरह से थीटा को बढ़ना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर मैंने पहले पॉइंट में लिख दी है। नेक्स्ट पॉइंट में है कि इफ थीटा इज टू स्मॉल, यानी कि अगर बैंकिंग एंगल बहुत थोड़ा है, रोड को बहुत हल्का सा बेंड किया गया है, तो क्या होता है, व्हीकल्स में स्लाइड आउटवर्ड ऑन द कर्व। तो ये खतरा है, ये चीज हो सकती है कि व्हीकल जो है वो स्लाइड कर जाए आउटवर्ड ऑन द कर्व, यानी कि बजाय सेफली टर्न होने के व्हीकल जो है वो बाहर की तरफ गिर जाए, यानी इस तरफ आउटवर्ड एज की तरफ किसी हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम थीटा को क्या करें, लार्ज रखें जब हाई स्पीड हो और हमारे पास रेडियस कम हो सर्कुलर पाथ का। इसके बाद है हमारे पास सेंट्रीफ्यूग, और ये हमारे टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो सेंट्रीफ्यूग को पढ़ते हैं। सेंट्रीफ्यूग की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी कि सेंट्रीफ्यूग क्या होता है। और एक आपने टर्म सुनी होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो उसका इसके साथ क्या रिलेशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं डेफिनेशन रीड कर लूँ। अ सेंट्रीफ्यूग इज अ डिवाइस, सेंट्रीफ्यूग कोई भी एक डिवाइस है दैट सेपरेट्स
द सब्सटेंसेस इन लिक्विड मिक्सचर, लिक्विड मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो अलग कर दिया है। किस तरह से? बाय स्पिनिंग इट एट वेरी हाई स्पीड अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, उस लिक्विड मिक्सचर को बहुत ज्यादा हाई स्पीड पे स्पिन करके अराउंड अ सेंट्रल एक्सिस, किसी भी सेंट्रल एक्सिस के बाहर उस लिक्विड मिक्सचर को बहुत हाई स्पीड में स्पिन करके ये डिवाइस क्या करती है, उसके अंदर से बहुत सारे सब्सटेंसेस को हमें अलग करके दे देती है। तो सादा अल्फाज में इस तरह से कि अगर हमारे पास कोई भी लिक्विड मिक्सर है, उसके अंदर हमने कोई भी सब्सटेंस मिक्स कर दिया है या मिक्स हो गया और अब हम उसे अलग करना चाहते हैं, तो ये जो डिवाइस है उस डिवाइस के अंदर हम उस लिक्विड मिक्सर को डालेंगे और ये क्या करेगी, उसको स्पिन कराएगी, जोर जोर से घुमाएगी और घुमाएगी इस तरह से कि उसका जो सेंट्रल एक्सिस है यानी उसका जो सेंटर है उसके अराउंड स्पिन कराएगी हाई स्पीड के अंदर, और वो जो मिक्सर है उसमें से सब्सटेंसेस खुद ही अलग हो जाएंगे। अब वो कैसे हो जाएंगे इसको समझने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पहले मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बता देती हूँ, बाद में फिर जब मैं उसको पढ़ाने के बाद आपको ये समझाऊंगी तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसमें क्या बात लिखी हुई है। जिस तरह से हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का पढ़ा है ना कि ऐसी फोर्स जो सर्कुलर मोशन का बाइस बनती है, इसी तरह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो कि बिल्कुल अपोजिट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स से, यानी कि यहाँ पर भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। जिस तरह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को क्या करती है, टूवर्ड द सेंटर खींच रही होती है, उसके नॉर्मल स्ट्रेट पाथ को बेंड कर रही होती है सर्कुलर पाथ के अंदर, या फिर उसको क्या कर रही होती है, टूवर्ड द सेंटर खींच रही होती है। इसी तरह से एक और फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो क्या होती है, वो बिल्कुल अपोजिट होती है किससे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, इन डायरेक्शन, बट क्या होता है उनका मैग्नीट्यूड जो होता है दोनों का वो सेम होता है। अब इस फोर्स के अगर हम फार्मूले की बात करें तो इसका जो फार्मूला है एग्जैक्टली वो वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, बस इसका साइन चेंज कर दें। यानी अगर वहां पर हमारे पास माइनस आ रहा है ना साथ फार्मूले में, तो यहाँ पर वो माइनस नहीं आएगा, पॉजिटिव साइन के साथ वही वाला फार्मूला जो आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए पढ़ा था वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए भी होगा। क्योंकि अभी हमने बात की कि इनके मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट है, तो डायरेक्शन के लिए हम सिर्फ वो साइन हटा देंगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ है। क्योंकि उसके साथ नेगेटिव साइन है तो हम वो नेगेटिव हटा के उसे पॉजिटिव बना लेंगे। अगर वो पॉजिटिव होता तो हम नेगेटिव लगा देते, लेकिन ऑलरेडी नेगेटिव है तो हम उसे हटा के इसे पॉजिटिव बना लेंगे, तो ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला बन जाएगा। उसके अलावा दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक इनर्शियल फोर्स है। अब आपको पता है इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन अनचेंज, यानी किसी भी बॉडी के अंदर एक जो ख्वाहिश होती है कि जिस हालत में वो है वो उसी में रहे, इस चीज को हम कहते हैं इनर्शिया। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्मल पाथ में, स्ट्रेट पाथ में मूव करने की कोशिश कर रहा होता है और सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसे मजबूर कर देती है सर्कुलर पाथ में मूव करने पर, तब क्या होता है, तब उसके अंदर ना एक इनर्शिया प्रोड्यूस होता है जो कि क्या करता है, ऐसे एक्ट करता है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बिल्कुल अपोजिट एक्ट करता है। यानी उसे वो सेंटर की तरफ खींचती है ना, तो वो उससे बिल्कुल अपोजिट जाना चाहता है। जहां पर जिस पॉइंट पर उसे वो सेंटर पे खींच रही है ना, उस पॉइंट पर वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में बट सेम मैग्नीट्यूड के साथ क्या करता है, वो इनर्शिया प्रोड्यूस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जिस तरह से सर्कल का रेडियस है ना, उसकी डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स से अपोजिट होती है, ये अभी हमने पढ़ा है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, इसकी डायरेक्शन और रेडियस की डायरेक्शन, सर्कल के रेडियस की डायरेक्शन ये बिल्कुल पैरेलल होती है, क्योंकि वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स से हर पॉइंट पे अपोजिट होता है ना। तो आप समझ लें कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, वो भी उस रेडियस के पैरेलल एक फोर्स है जिसकी डायरेक्शन बिल्कुल वही होती है जो रेडियस की होती है, और ये अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपको 2-3 बातें पता चल गई कि ये एक रिएक्शनल फोर्स होती है जो कि न्यूटन थर्ड लॉ के नतीजे में आती है, और इसको हम इनर्शियल फोर्स भी कह सकते हैं, और इसकी डायरेक्शन जो है वो पैरेलल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल होती है और अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, या फिर आउटवर्ड द सेंटर होती है। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि इसका जो फार्मूला होता है वो वही होता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है, बस साइन अपोजिट होता है। अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके फार्मूला होगा mv²/r, और उस फार्मूले से हमें ये पता चलता है कि जो फोर्स है वो मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रेडियस ऑफ द सर्कल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये है कि जिस चीज का जितना मास ज्यादा होगा उसकी उतनी ही सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगी ना। अब होता कुछ इस तरह से है कि हम किसी भी लिक्विड मिक्सचर के अंदर अगर उन सब्सटेंसेस को जो हमने मिक्स किए हैं उसके अंदर उनको अगर अलग करना चाह रहे हैं,
तो हम कुछ इस तरह की डिवाइसेस होते हैं जिसे हम सेंट्रीफ्यूग डिवाइसेस कहते हैं, उसके अंदर इस मिक्सर को डाल देते हैं और वो जो डिवाइस है वो इस तरह से डिज़ाइन की होती है कि वो उस मिक्सर को गोल गोल घुमाती है। जैसे आप वॉशिंग मशीन के अंदर अपने कपड़े डालते हैं और वो किस तरह से रोटेट करते हैं, सर्कुलर मोशन के अंदर हाई स्पीड में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से क्या है, हम लिक्विड मिक्सर को सेंट्रीफ्यूग डिवाइस के अंदर डालते हैं और उसी तरह से जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े तेज तेज मूव कर रहे होते हैं, उसी तरह से वो लिक्विड मिक्सर भी तेज तेज मूव करता है। और जो सब्सटेंसेस होते हैं उसके अंदर, जिस भी चीज़ के सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम अलग करना चाह रहे होते हैं, उनके ऊपर भी अब सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होती है और वो उन्हें मजबूर कर रही होती है कि वो भी उस मिक्सर के साथ पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ सर्कुलर मोशन परफॉर्म करें। तो वो सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म करने लग जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि उनके अंदर एक इनर्शियल फोर्स भी है जो एज अ रिएक्शन आती है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। वो क्या करती है, वो सेम मैग्नीट्यूड की होती है और अपोजिट डायरेक्शन की होती है। तो वो ये करती है कि वो उन सब्सटेंसेस को थोड़ा सा आउटवर्ड डायरेक्शन की तरफ, यानी कि किनारों की तरफ ले जाती है। जब वो किनारों की तरफ चले जाते हैं तो वो किनारों पे जाके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं और वहां पर वो चाहते हैं कि वो अपनी जो लीनियर मोशन है वो परफॉर्म करें, क्योंकि एक्चुअली वो लीनियर ही परफॉर्म करना चाह रहे थे ना, तो सेंट्रीपिटल फोर्स ने उन्हें मजबूर किया कि वो सर्कल में मूव करें। तो वहां पर एक तो वो किनारों की तरफ चले जाते हैं और फिर दोबारा से कोशिश करते हैं कि इनर्शिया के तौर पे वो लीनियर मोशन परफॉर्म करें। तो जब वो किनारों पे इकट्ठे होते हैं वहां से फिर हम उनको अलग कर लेते हैं। तो इस तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करते हुए हम लिक्विड मिक्सर के अंदर किसी भी सब्सटेंसेस को अलग कर सकते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर वर्किंग है हमारे पास सेंट्रीफ्यूग डिवाइसेस की, जिसमें मैंने लिखा है कि डेंस पार्टिकल्स, डेंस का आपको पता है कि डेंसिटी से निकला है और डेंसिटी होता है मैस ओवर वॉल्यूम, यानी कि जिनका मैस भी ज्यादा हो, कम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा मैस वाली चीज, यानी कि हैवी पार्टिकल्स की बात हो रही है। डेंस पार्टिकल इन द मिक्सर, किसी भी लिक्विड मिक्सर के अंदर जो डेंस पार्टिकल होते हैं मूव आउटवर्ड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो बाहर के किनारों की तरफ मूव कर जाते हैं ड्यू टू लार्ज इनर्शिया अगेंस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि इनके अंदर जो इनर्शिया होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और वो क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि इनर्शिया जो है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फार्मूले में हमने पढ़ा कि वो मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितने हमारे पार्टिकल ज्यादा डेंस होंगे उसमें उतना लार्ज इनर्शिया प्रोड्यूस होगा और इसकी वजह से वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे अगेंस्ट द सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाइल द लाइटर पार्टिकल्स स्टे क्लोजर टू द सेंटर। लेकिन जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो क्लोज रहते हैं, तो इससे ये होता है कि वो आपस में पार्टिकल जो है वो अलग हो जाते हैं, या जो सब्सटेंसेस होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। डेंस वाले आउटर डायरेक्शन में चले जाते हैं और जो लाइटर होते हैं वो क्लोज टू द सेंटर होते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में है कि दिस प्रोसेस फोर्सेस द डेंसर पार्टिकल्स टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अगर हमारे पास सेंट्रीफ्यूग डिवाइस है वो किसी टेस्ट ट्यूब की फॉर्म में हो, तो वहां पर ये होता है कि वो जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर अगर हम हाई स्पीड के अंदर उसे स्पिन करें तो वो जो डेंस पार्टिकल है वो क्या करते हैं, वो नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं और लिक्विड जो है वो ऊपर अलग हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स और एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास क्रीम सेपरेटर। ये जो डिवाइस है ये हमारे घरों में किचन यूटेंसिल्स में होती है और इसका क्या काम होता है, इट सेपरेट्स क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय स्पिनिंग इट रैपिडली। तो आपको पता है कि अगर हमें दूध में से मक्खन निकालना हो तो उसे क्या करते हैं, हम ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड करते हैं और वो जो मक्खन होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, आउटर डायरेक्शन में आउटवर्ड किनारों पे आ जाता है, ऊपर से हम निकाल लेते हैं और नीचे जो दूध है वो लस्सी की फॉर्म में बच जाता है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, वहां से भी किसी लिक्विड मिक्सर से किसी भी सब्सटेंस को यानी मक्खन को हम या क्रीम को हम अलग कर रहे हैं। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास वॉशिंग मशीन ड्रायर, जो कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंडर। ये इसमें एक लॉन्ग सिलेंडर होता है, जैसे आप इस डायग्राम को साथ साथ देखें तो ये एक लॉन्ग सिलेंडर है विद स्मॉल होल्स ऑन इट्स वॉल, और जो ये इसकी दीवारें हैं इसके ऊपर छोटे छोटे सुराख बने होते हैं बहुत सारे। इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ। ये क्या कहते हैं, हमें पता है कि ड्रायर है तो ये क्या करेगा, कपड़ों में से पानी को सुखाएगा बाय स्पिनिंग देम एट हाई स्पीड। उनको गोल गोल यहाँ पर रोटेट कराते, स्पिन कराते विद वेरी हाई स्पीड एंड फोर्सेस द वाटर, और वाटर को फोर्स करता है कि वो आउट थ्रू द स्मॉल होल्स, यानी कि वो पानी को मजबूर करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कि वो इन होल्स में से आउटवर्ड डायरेक्शन में आके बाहर चला जाए और तो कपड़े जो हैं वो दरमियान में हमें ड्राई होकर मिल जाए। तो ये दो हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक विच इज अबाउट सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसमें हमने बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस किए। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।